बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने अपने केपी के इंग्लिश टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज प्लस ग्लॉसरी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट किया था और हम फर्स्ट ईयर को लेकर चल रहे थे, जिसके हमने चैप्टर 3 कर लिया थे और आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। इसकी सबसे पहले हम ग्लॉसरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन हम इसकी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे जो ग्रामेटिकल फॉर्म में है। सबसे पहले इसकी ग्लॉसरी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ग्लॉसरी से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो ग्लॉसरी को आप गौर से सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला जो ग्लॉसरी का वर्ड है वो है अपेंडिक्स। तो बच्चों, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है सारे, और अपेंडिक्स का आप लोग को पता ना हो ये इम्पॉसिबल है। तो अपेंडिक्स हमें पता है कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन का बिल्कुल लोअर एंड होता है, वहां पर एक ट्यूब शेप का सैक टाइप है, ठीक है, जो कि मैमल्स में होता है। ऐसे समझा जाता है कि इसका कोई फंक्शन नहीं है या पहले इसका फंक्शन था, अभी अपना फंक्शन लूज कर चुका है, ठीक है। तो ये कोई एक छोटा सा इस तरह का ऑर्गन है, आपको पता होगा इसके बारे में। उसके बाद बीगल, सेकंड वर्ड है बीगल, ठीक है। एंड बच्चों, बीगल जो होता है उसको हम देख लेते हैं। बीगल कहते होते हैं कि जो मतलब एक खास किस्म होती है कुत्तों की नस्ल की, जिसको शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको हम बीगल का नाम देते हैं। जो इंग्लिश में इसका वर्ड लिखा है कि अ स्मॉल हाउंड ऑफ अ ब्रीड विद अ शॉर्ट कोट यूज फॉर हंटिंग हेयर्स, ठीक है। खरगोश की एक टाइप होती है, हेयर्स, उसको शिकार करने के लिए, उसको शिकारी यानी उसको ट्रैप करने के लिए जो हम लोग कुत्तों की खास नस्ल को यूज करते हैं, उसको बीगल का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों, ब्लैंक्ड। ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि डेलिबरेटली इग्नोर करना किसी को, मींस जानबूझकर नजरअंदाज करना किसी को, ठीक है। इसको हम ब्लैंक्ड कहते होते हैं। ये हमारा वर्ब है। इसके बाद तीसरा वर्ड है बोन फायर। बच्चों, बोन फायर आप लोगों ने सुना होगा कि एक खुले मैदान के अंदर आग जला देना, ज्यादातर किसी कचरे को जलाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एज अ टाइप ऑफ सेलिब्रेशन पार्टी की फॉर्म में हम बोन फायर की सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें हम लोग मतलब ग्राउंड के सेंटर में आग जलाते हैं और उधर बारबेक्यू या इस तरह के खाने पीने का अरेंजमेंट की जाती है और लोग डांस करते हैं, ठीक है। तो इसको बोन फायर कहते हैं। देन अगला वर्ड है सेलोफेन। तो बच्चों, सेलोफेन एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रैपिंग मटेरियल होता है जो विस्कोस से बना होता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये कागज की तरह होता है, बारीक, ठीक है, और बिल्कुल बारीक साफ शफाफ प्लास्टिक होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात आप बर्गर खरीदते हैं या सैंडविच खरीदते हैं तो आपको वो नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पतली सी फॉइल टाइप की ना एक शीट चढ़ी होती है, तो उसको हम सेलोफेन कहते हैं, जो बहुत पतली होती है। इसके बाद काउडर या चाउडर, ठीक है, चौडर या चाउडर इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि बिल्कुल जो थिक शोरबा टाइप होता है, ठीक है। शोरबा मींस ऐसा सूप जो थिक सा होता है और उसके अंदर फिश होती है, क्लैम्स होते हैं, कॉर्न यानी छल्ली होती है, पोटैटोज होते हैं, ऑनियंस होते हैं, ठीक है। तो इसको सूप कहते हैं, चाउडर को। उसके बाद अगला वर्ड है क्लेम्स। तो बच्चों, क्लेम्स जो है ना एक मोलस्क है, यानी मोलस्का की एक टाइप है जिसके शेल्स होते हैं दो और इक्वल साइज के होते हैं दोनों। उसके बाद क्लोजेट। तो बच्चों, क्लोजेट क्या होता है? एक कबर्ड होता है, एक वार्डरोब होती है जिसका एक डोर होता है और इसको चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रेवन पोर्ट। तो बच्चों, ड्रेवन पोर्ट हम कहते होते हैं कि एक किस्म का बहुत बड़ा सोफा, ठीक है। ड्रेवन पोर्ट जो होता है वो एक किस्म का बहुत बड़ा सोफा होता है और आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक किस्म का ऐसा मेज होता है जिसमें राइटिंग का सिस्टम अलग होता है और इसमें एक राइटिंग का सिस्टम इसमें अलग होता है और साथ ही साथ इसमें एक मतलब ड्रॉर सा लगा होता है छोटा सा, ठीक है। आप इस तरह इसको कह सकते हो कि ड्रेवनपोर्ट एक किस्म का बहुत बड़ा सोफा या एक किस्म का ऐसा ऑर्नामेंटल राइटिंग डेस्क जिसमें ड्रॉर लगा होता है, स्लोपिंग सरफेस होती है राइटिंग के लिए। उसके बाद बच्चों, अगर हम आगे बात करें अगले वर्ड की, तो अगला वर्ड हमारे पास है डेफ्टली, ठीक है। डेफ्टली कहते हैं बहुत महारत से। अब ही इज अ डेफ्टली पर्सन, तो ये एक एडजेक्टिव है जो नाउन के साथ यूज होता है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। हम कहते होते हैं कि इन अ वे दैट इज नीटली स्किलफुल एंड क्विक इन मूवमेंट। ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता जो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होता है और जिसके अंदर क्विक मूवमेंट होती है, ठीक है। महारत से, इसके लिए हम जो उर्दू मीनिंग होता है वो महारत होता है, महारत से। उसके बाद बच्चों, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन कहते हैं कि एक बंदे का मिजाज, यानी अ पर्सन्स इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड करेक्टर। एक इंसान के माइंड की और उसके करेक्टर की जो अपनी इनहेरेंट और हम कह सकते हैं जो उसकी पैदाइशी तौर पर एबिलिटीज होती है मिजाज में, उसको हम डिस्पोजिशन का नाम देते हैं।
फिर है डॉर्मेट्री। तो बच्चों डॉर्मेट्री एक ऐसा रूम होता है, बेडरूम होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग सोते हैं, काम करते हैं, ज़्यादातर सोने के लिए यूज़ होता है, और इंस्टीट्यूशंस के अंदर आराम करने वाली जगह को डॉर्मेट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम आगे आ जाते हैं। तो आगे आ जाता है पहला वर्ड ड्रिफ्टवुड। ड्रिफ्टवुड हम किसे कहते हैं कि पीसेस ऑफ वुड विच आर फ्लोटिंग ऑन द सी और हैव बीन वॉश्ड अशोर, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी यानी वुड्स के पीसेस जो क्या करते हैं, पानी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। अक्सर औकात फ्लड आता है या जो भी आता है, हम इसको यूज करते हैं कि लकड़ियां जो है वो ड्रिफ्ट वुड पे हैं, मतलब ड्रिफ्ट वुड वो लकड़ियां जो पानी में तैर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड आता है फ्यूजिटिव। तो बच्चों फ्यूजिटिव हम कहते हैं कि कैदी किसी कैद से भागा हो, ठीक है, स्केपर। इसका मीनिंग होता है स्केपर, उड़ता हुआ, ठीक है, जो कहीं कैद वगैरह से भागा है और छुपा छुपा एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा है। उसके बाद गेली। गेली हम कहते हैं कि खुशी से, गेली हम कहते हैं खुशी से, ठीक है, इन अ चेयरफुल और लाइट हार्टेड वे। फिर बच्चों गे। गे का मतलब क्या होता है कि बहुत खुश होना। एक बच्चों गे का मतलब होता है एक गे का मतलब होता है, एक गे का मतलब होता है कि मतलब ट्रांसजेंडर, ठीक है। लेकिन एक गे का मतलब क्या होता है, खुशी। यहाँ पर जो गे का मतलब है ये हमारा एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खुशी, लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री। उसके बाद बच्चों हॉल्टिंगली, अगला वर्ड हमारा है हॉल्टिंगली, ठीक है। एंड हॉल्टिंगली का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब रुक रुक कर बात करने वाला, रुक रुक कर काम करने वाला। क्यों? क्योंकि वो बहुत हेजिटेंट होता है। ये एक एडजेक्टिव है हाल्टिंगली, ठीक है, जो एक नाउन के लिए यूज होता है कि वो हाल्टिंगली, उसकी हाल्टिंगली पर्सनैलिटी है, मीन्स वो बहुत स्लो है, हेजिटेंट है, ठीक है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लैक करता है, वो फॉल्टरिंग है, ठीक है। उसके बाद हिक्कपली, हिक्कपी, ठीक है, तो जिसको हिकअप्स लगे होते हैं, हिचकियां लगी होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इसको हिकअप्स हो रहे हैं, तो ये हिक्कपी इसका नेचर है, ठीक है। उसके बाद इनकॉन्सिक्वेंटली, तो इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, गैर अहम होना, ठीक है, इंपॉर्टेंट ना होना, इनसिग्निफिकेंट होना। उसके बाद जैक्ड। बच्चों जैक्ड कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी अनशार्प छुरी से या अनशार्प कैंची से कोई चीज काटते हैं और वो बिल्कुल सही नहीं करती, स्मूथ नहीं करती, तो आप कहते हैं कि ही कट द पीस ऑफ पेपर इन अ जैक्ड वे। जैक्ड वे का मतलब क्या बन जाएगा, ना हमवार, ठीक है, जो स्मूथ ना हो, जो हमवार ना हो, जो प्रॉपर तरीके से स्मूथनेस ना लाए जिसमें एग्जिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं जैक्ड। उसके बाद नाइट मैरिज। बच्चों नाइट मैरिज का मतलब क्या होता है कि बहुत ही होलनाक ख्वाब, बहुत ही डरोना ख्वाब, ठीक है। देन हमारा आ जाता है पेस्टेड। तो बच्चों पेस्टेड किसे बोलते हैं कि ट्रबल और एनॉय समवन विद फ्रीक्वेंट और परसिस्टेंट रिक्वेस्ट और इंटरप्शंस, कि बार बार रिक्वेस्ट करने से, बार बार इंटरप्ट करने से किसी को तंग करना जो है, इसको हम कहते हैं पेस्टेड। ये एक वर्ब है, ठीक है, तकलीफ में डालना किसी को। उसके बाद बच्चों पोइग्नेंट। तो पोइग्नेट कहते हैं कि बहुत ही सख्त होना, ठीक है, सैडनेस वाला, बहुत ही मतलब दिल खराश, जो आपके अंदर रिग्रेट पैदा कर दे, आपको मतलब तकलीफ दे, तो उसे हम पोइग्नेट का नाम देते हैं। फिर पोक्ड। तो बच्चों पोक्ड क्या होता है, आप यहाँ पर इसका मीनिंग देख सकते हैं। पोक्ड का मैंने यहाँ पे लिखा है घुस जाना। तो मीन्स आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चीजों को अंदर कर रहे होते हैं, घसीट रहे होते हैं, स्पेशली अंगीठी में, ठीक है, कि वो चीज आग पकड़ ले, वो चीज आग के करीब हो जाए, वो सूख जाए, तो आप इसको पोक्ड कहते हैं। देन पंजेंट। तो बच्चों आप कहते हैं बेंजीन इज अ पंजेंट, ठीक है, पंजेंट जो भी आप इसके लिए वर्ड यूज करते हो, तो पंजेंट क्या होता है कि चुभने वाला, इतनी तेज उसकी स्मेल होती है, ठीक है, इतनी जल्दी वो नाक को चुभ जाता है, जल्दी से उसकी स्मेल आ जाती है, फैल जाती है, तो उसे हम पंजेंट कहते हैं। शार्प और स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, स्मेल होती है, तेज तेज टेस्ट होता है, ठीक है। देन आप कहते हैं क्विल्टेड, ठीक है। क्विल्टेड का मतलब होता है कि दो हिस्सों को आपस में ऐसे इकट्ठा करके स्टिचेस लगा के एक मतलब एक कवर सा बना देना, जिसको हम पोशाक, तोशाक का नाम या लिफाफ का नाम भी, लिहाफ का नाम भी देते हैं। आप इसकी सिंपल एग्जांपल ले लो, कुरान मजीद के ऊपर जो कवर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, कि उसको डस्ट से महफूज रखा जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, तोशाक। यानी एक क्विल्टेड होता है, एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसको कवर करके दो तीन साइडों से स्टिचेस लगाई जाती हैं, ठीक है। देन आप क्या करते हैं कि रैक। अब बच्चों रैक क्या होता है, जिसके जरिए हम चीजों को, पत्तों को, घास को इकट्ठा करते हैं। अब रैक एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए रैक की एक जो सिंबल है वो यहाँ पे आपको एक पिक्चर की फॉर्म में दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास रैक होता है, ठीक है, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं कि हम पत्तों को या किसी भी चीज को इकट्ठा कर सकें। देन बच्चों अगला वर्ड हमारे पास आ जाता है स्कैटर ब्रेन, ठीक है। तो बच्चों स्कैटर ब्रेन का मतलब क्या होता है, मदहोश होना, जो होश में नहीं होता, मदहोश है,
ठीक है, मदहोश। स्कैटर्ड ब्रेन मीन्स मदहोश, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड और कंसंट्रेशन ना होना किसी में, तो हम उसे कहते हैं स्कैटर ब्रेन्ड पर्सन। एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ यूज होता है। उसके बाद साइमेस कैट, तो बच्चों साइमेस कैट एक टाइप की कैट है जिसकी मतलब शॉर्ट हेयर ब्रीड होती है, ठीक है, स्लैंटिंग ब्लू आईज होती हैं और टिपिकली पेल फर होता है, उसके ऊपर डार्क पॉइंट्स बने होते हैं। देन हम बात करें स्मॉल्डर्ड की, तो स्मॉल्डर्ड हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल्डर्ड हम कहते हैं कि इस तरह किसी चीज को बर्न करना, जलाना कि उसमें से धुआं और शोला ना उठे। ठीक है, इस फॉर्म में इस तरीके से किसी चीज को जलाना कि धुआं भी ना उठे और जो रेज होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, आग की शोले होते हैं वो भी ना नजर आए। ठीक है, तो इसको स्मॉल्डर्ड का नाम कहते हैं कि बर्न स्लोली विद स्मोक बट नो फ्लेम। ठीक है, कि स्मोक तो हो सकती है, ठीक है, स्लोली स्लोली आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो, लेकिन उसमें फ्लेम नहीं होता। ठीक है, आपको आग नजर नहीं आ रही होती, शोले नजर नहीं आ रहे होते। उसके बाद है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग किसे कहते हैं बच्चों? स्मोदरिंग हम कहते हैं कि किसी चीज को लपेटना। ठीक है, किसी चीज को यानी खास तौर पर किसी इंसान के नाक और मुंह को ऐसे लपेटना कि उसका सांस बंद होना शुरू हो जाए, वो सफोकेट फील करे। ठीक है, और यानी कि आप कहते हैं अक्सर औकात आग लग जाती है तो किसी का सांस बंद हो रहा होता है ना, तो उसको भी हम स्मूदरिंग कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आग को बुझा रहे होते हैं उसको कवर करके, तो इसको भी स्मूदरिंग का नाम देते हैं। और ज्यादातर स्मूदरिंग क्या है कि किसी को किल करना, उसके नाक और मुंह को कवर करके उसको सफोकेट करना। बाकी स्मज, ठीक है, स्मज क्या होता है? स्मज हम कहते हैं कि ऐसा धुआं जो हम करते हैं जब हम अपने प्लांट्स को इंसेक्ट से दूर रखने के लिए उनके ऊपर एक टाइप का धुआं करते हैं, एक टाइप का स्प्रे करते हैं, तो उसको हम स्मज का नाम देते हैं। देन हम स्नैपिंग, ठीक है, स्नैपिंग क्या होता है कि किसी चीज को ऐसे तोड़ना कि उसको तोड़ने की आवाज आए, ट्रक करके या क्रक करके आवाज है उसको तोड़ने की, तो उसको हम कहते हैं स्नैपिंग। फिर स्नग, तो बच्चों स्नग कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। स्नग प्लेस, स्नग हाउस मींस ऐसा हाउस जो बहुत कंफर्टेबल हो, वार्म हो, कूजी हो, वेल प्रोटेक्टेड हो वेदर से भी और ठंड से भी। फिर बच्चों स्प्लिंटर्स, तो स्प्लिंटर्स क्या होते हैं कि बड़े पीस के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से, फ्रेगमेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिंटर्स। देन हम आ जाते हैं अपनी ग्लोसरी के आखिरी पेज पर। तो ग्लोसरी के आखिरी पेज में पहला वर्ड है स्पूक। स्पूक कहते हैं गूस्ट को, ठीक है, जिन को, ठीक है, देव को, बला को। उसके बाद स्क्विशिंग, तो बच्चों स्क्विशिंग का मतलब होता है कुचलना, किसी चीज को पाँव के नीचे कुचलना, इस तरह कुचलना कि उसमें से स्क्विंचिंग सी आवाज आपको सुनाई दे। ठीक है, उस चीज को जब आप कुचल रहे होते हैं, जब वो कुचल जाती है तो आपको आपके पाँव के नीचे आवाज सुनाई देती है, सॉफ्ट सी। उसके बाद बच्चों स्टैक्स। स्टैक्स किसे कहते हैं कि एक लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज का होना। फॉर एग्जांपल आप बहुत सी चीजें ऐसे ऊपर रख रहे हो तो हम कहते हैं स्टैक ऑफ बॉक्सेस या इस तरह कुछ भी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। देन सरमाउंट, सरमाउंट कहते हैं गालिब आना, किसी चीज को ओवरकम करना, ठीक है, किसी डिफिकल्टी को बेसिकली ओवरकम करना, उसको उसके ऊपर आ जाना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सरमाउंट। देन टक्ट, तो बच्चों टक्ट का मतलब होता है फोल्ड करना, ठीक है, पुश फोल्ड और टर्न द एजेस और एंड्स ऑफ समथिंग स्पेशली अ गारमेंट और बेड क्लॉथ्स एज टू हाइड टू सिक्योर देम। ठीक है, इस तरीके से किसी चीज को तय लगाना, फोल्ड कर देना ताकि आप उसको सिक्योर कर सके, हाइड कर सके। ठीक है, खासतौर पे हम गारमेंट या बेड क्लॉथ के लिए यूज करते हैं। उसके बाद टम्बल्ड, तो बच्चों टम्बल्ड का मतलब क्या होता है कि रंपल या डिसअरेंज, यानी जो प्रॉपर अरेंज होके नहीं चलता, ठीक है, ठोकर खाता है, रंपल टाइप की वो वॉक होती है या पर्सनैलिटी होती है, उसे हम टम्बल्ड कहते हैं। देन वेफल्स, तो बच्चों वेफल्स एक ऐसी ब्रेड होती है, ठीक है, एक ऐसी टाइप का पराठा सा होता है जिसके अंदर बटर लगा होता है, सिरप लगाई होती है, ठीक है, और आप उसे कहते हैं कि एक टाइप का बैटर केक ही होता है, ठीक है, मीठा सा। देन आप विंडोज सिल की बात करें तो बच्चों हम लोग कहते हैं कि ये एक दरवाजा है, दरवाजे को जब लगाते हैं तो इस तरह की एक दर्शल सी लगाई जाती है और इसको हम कहते हैं दहलीज, ठीक है, इसके अंदर फिर दरवाजा लगाया जाता है। तो इसी तरह जब विंडो की बात करते हैं तो विंडो को भी लगाने के लिए एक फ्रेम सा पहले लगाया जाता है, फिर उसमें ऐसे विंडो होती है, तो उस विंडो की जो दहलीज होती है, जो उस विंडो का जो फ्रेम सा होता है, उसे हम कहते हैं विंडो सिल। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो वो ग्लॉसरी है वो एंड होती है। अब हम अपनी जो ग्रामेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का, वो देख लेते हैं। तो बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का, क्योंकि आज के जो ग्रामेटिकल पार्ट है इसमें हम लोगों ने सीखना है हु का, विच का एंड हुज का डिफरेंस। ठीक है, कि कब आपको हु यूज करना है, कब आपको विच यूज करना है और कब आपको हुज यूज करना है। तो बस इतना याद रखें कि हु को आप पर्सन के लिए यूज करते हो। पर्सन, वो पर्सन जो सब्जेक्ट में आपका नाउन के तौर पर यूज हो रहा होता है।
ठीक है। और उस पर्सन को जब आप लोग आगे मेंशन कर रहे हो, उसके बारे में मजीद चीजें मेंशन कर रहे हो, तो उस मजीद इंफॉर्मेशन को इस नाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए आप अपने रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो जब आप पर्सन एज अ सब्जेक्ट जो आपका नाउन है उसको मेंशन कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको ऐसे मेंशन कर रहे हो कि आप जो उसके लिए इन्फो यूज करने लगे हो आगे, उसको पिछली अपने नाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए आप एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे जिसको हु का नाम देते हैं। और इस हु से स्टार्ट होने वाला जो पूरा क्लॉज होगा उसे हम रिलेटिव क्लॉज का नाम देंगे। तो बस आपने इतना याद रखना है कि जब आप अपने पर्सन का, जो पर्सन आपका नाउन होगा सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ होगा, उसके लिए जब आप आगे मजीद इन्फो कनेक्ट करने लगेंगे उसके साथ, तब आप हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन आपका नाउन सब्जेक्ट होना चाहिए। देन हम आगे देखें विच, तो विच बच्चों आप थिंग के लिए यूज करोगे। इसी तरह जैसे पर्सन की इन्फो को आप नाउन का, जो पर्सन है हमारा उसकी इन्फो को आप उस नाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए विच हु का यूज करे थे, इसी तरह किसी थिंग का, किसी प्लेस का जिक्र होगा, किसी आइडिया का जिक्र होगा, ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप अपनी जो उसकी अगली इन्फो गिवन होगी उसको कनेक्ट करने के लिए उसके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करेंगे, ठीक है। और इस विच से जो स्टार्ट होगा उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, क्योंकि वो हमारे इस नाउन यानी जो विच से पहले नाउन होगा, थिंग, प्लेस या आइडिया, उसको कनेक्ट कर रहा होगा इस विच से बाद वाली आइडिया के साथ। फिर बच्चों हुज क्या होता है, तो बच्चों हुज आप पोजेशन के लिए यूज करोगे। जब आप ओनरशिप शो कर रहे होंगे, जब आप एक बंदे का किसी चीज के साथ ताल्लुक शो कर रहे होंगे, ठीक है, उसकी ओनरशिप शो कर रहे होगे, तब आप हुज को यूज करोगे। अब आए देखते हैं एक एक करके अपनी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कि कहाँ हमने हु यूज करना है, कहाँ हमने हुज यूज करना है, कहाँ हमने विच यूज करना है। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल को रीड करें। आई टॉक टू द गर्ल डैश कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप। मैंने उस लड़की से बात की जिसकी कार फ्रंट शॉप के फ्रंट पे तोड़ दी गई थी या ब्रोकन डाउन थी, खराब हो गई थी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, देखिए आई टॉक्ड टू द गर्ल, यहाँ पे तो नाउन पर्सन है, लेकिन आगे आप पार्ट देखिए सेंटेंस का, तो डैश कार हैड ब्रोकन, ठीक है। डैश कार हैड ब्रोकन मींस उसकी कार। अब उसकी कार का मतलब क्या है कि कार के साथ उसकी पोजेशन शो हो रही है। तो जब भी पोजेशन की बात होगी हम कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, हुज। तो आई टॉक टू द गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप। तो यहाँ पे उसकी कार का उसके साथ ओनरशिप और पोजेशन शो की गई है, जिसकी वजह से हम हुज प्रोनाउन लगाएंगे। अगला एक देखें, मिस्टर निजाम, ठीक है, डैश इज अ नेक्स्ट, डैश इज अ टैक्सी ड्राइवर लिव्स ऑन द कॉर्नर। अब आप देखिए मिस्टर निजाम एक पर्सन है और पर्सन के बारे में ही आगे बात हो रही है कि इज अ टैक्सी ड्राइवर। तो जब भी एक नाउन पर्सन हो, सब्जेक्ट हो, तो उसके बारे में जब हमने आगे इन्फो को उसके साथ कनेक्ट करना होता है, फिर हम अपना रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हैं, ठीक है। आई लिव इन अ हाउस इन हयाताबाद डैश इज इन पिशावर। अब देखिए हयाताबाद तो एक प्लेस का नाम है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पिशावर में है, तो उसकी ये इन्फो को इस हयाताबाद यानी इस प्लेस यानी नाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए हम प्लेस के साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, विच। उसके बाद आगे देखें, दिस इज द गर्ल डैश कम्स फ्रॉम स्पेन। अब गर्ल क्या है, पर्सन है, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो स्पेन से आई है। तो गर्ल को जब हमने पर्सन की इन्फो को आगे कनेक्ट करना है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज होगा। दैट्स इब्रार द बॉय डैश हैज जस्ट अराउंड एट द एयरपोर्ट। ये इब्रार है, वो लड़का जो अभी अभी एयरपोर्ट पर अराइव हुआ है। तो ये देखिए इब्रार एक पर्सन है और पर्सन की इन्फो को आगे वाली इन्फो से कनेक्ट करने के लिए हम हु यूज करते हैं, हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। आगे देखते हैं, फिर आप यहाँ पे देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल डैश वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ ईमेल की बात हो रही है। ईमेल क्या है, ईमेल पर्सन तो नहीं है, ईमेल एक थिंग है, एक चीज है, एक आइडिया है, ठीक है। तो ईमेल वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ईमेल बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो ईमेल एक थिंग है, इसके लिए विच यूज होगा। इसके बाद द मैन डैश फादर इज अ प्रोफेसर। वो बंदा जिसका फादर एक प्रोफेसर है। अब देखिए वो बंदा, उसके बंदे की फादर के साथ प्रोफेशन पोजेशन शो हो रही है, तो पोजेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हुज। वो बंदा जिसका फादर, फादर किसका है, उस बंदे का, तो उस बंदे की पोजेशन उसके फादर के साथ उसका ताल्लुक शो हो रहा है, तब अब हम अपना पोजेसिव प्रोनाउन हुज लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हुज जो पोजेशन शो करता है। उसके बाद आगे देखिए, द चिल्ड्रन डैश शाउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल। तो वो बच्चे जो शाउट कर रहे थे स्ट्रीट में, कौन से बच्चे जो शाउट कर रहे थे स्ट्रीट में, तो इन बच्चों की एक्स्ट्रा इन्फो शाउट जो कर रहे थे स्ट्रीट में कनेक्ट करने के लिए
बच्चे क्या है, पर्सन, तो पर्सन को जब आगे वाली इन्फो के साथ कनेक्ट करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाएंगे। द कार एक थिंग है, और थिंग को जब हम आगे वाले डाटा के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। लेकिन आप गौर से सेंटेंस को पढ़े, कहीं पर पोजेशन का जिक्र तो नहीं है। द कार डैश ड्राइवर इज अ यंग मैन। अब यहाँ पे द कार के बारे में बात नहीं हो रही कि कार इज अ ब्यूटीफुल या कार इज अ एक्सपेंसिव, बल्कि यहाँ कहा जा रहा है कि कार का ड्राइवर एक यंग मैन था। तो वो कार जिसका ड्राइवर एक यंग मैन था इज फ्रॉम आयरलैंड, वो कार आयरलैंड से थी। तो अब यहाँ कार के ड्राइवर का यहाँ पे ओनरशिप शो हो रहा है, तो कार का ड्राइवर के साथ क्या यूज करेंगे, हुज। फिर आगे देखें, व्हाट डिड यू डू विद द मनी डैश योर ब्रदर लेंट यू। अब मनी के बारे में बात हो रही है जो आपकी मदर ने आपको दी थी। तो मनी एक थिंग है, और थिंग को हम लगाने के लिए अपना रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज करते हैं। तो दिस इज हाउ आपको विच, हु एंड हुज का इस्तेमाल करना है। देन बच्चों आगे वाले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले आप देख लें कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो बच्चों वो वाले प्रोनाउंस, ठीक है, जो नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं, बट हमें क्लियरली पता नहीं होता कि वो कौन है। ठीक है, डेफिनेटली उसको मेंशन नहीं किया होता, प्रॉपरली हमें पता नहीं चल रहा होता कि वो कौन है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट। अनस्पेसिफिक होता है, कोई स्पेसिफिक डाटा उसमें मेंशन नहीं होता जिससे मेरे सुनने वालों को और मुझे खुद बोलने वाले को पता चल सके कि किसके बारे में बात हो रही है। तो हम कहते हैं वो हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। देखिए, एवरीबडी एंजॉयज क्रिकेट मैचेस। ठीक है, अब मुझे बताएं एवरीबडी में कौन है, हर एक ने। अब हर एक से मुराद कौन हो सकता है, सारी लड़कियां सारे लड़के, तो हमें नहीं पता, तो ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी तरह डज एनीबडी हैव द टाइम, ठीक है, क्या हर एक के पास वक्त है, तो एनीबडी यहाँ पे क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और एक यहाँ पे एक और बात बताती हुई चलूं जो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। देखिए बच्चों, आपको अक्सर औकात यही वाला सेंटेंस कि डज एनीबडी हैव द टाइम आपको आता है, और आपको कहा जाता है आइडेंटिफाई द एरर, ए बी सी और नन। तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करते हैं? 100% स्टूडेंट्स विल मार्क बीटा ऑप्शन। क्यों? वो कहते हैं कि डज है, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ हैज आना चाहिए। नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, क्योंकि आप लोगों को मैं पेड सेशंस पे तो मैंने काफी इस पे डिबेट की है, लेकिन आप लोगों को मैं बताती चलूं कि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जो विदाउट एस एंड ई एस यूज होती है, और हैव वर्ब की बेस फॉर्म है। तो कभी भी जब आप डू डज डिड का इस्तेमाल करते हो, डू डिड और डज का इस्तेमाल करते हो, तो डू डज डिस के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं एंड हैव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस वजह से यहाँ पे नन ऑप्शन करेक्ट होगा कि इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, बट अच्छा पॉइंट है, इसको जहन में रखिएगा। फिर देखें, वन स्टूडेंट रीड वाइल द अदर्स। अदर्स का भी हमें नहीं पता कौन है, वन का भी हमें नहीं पता जो पढ़ रहा है, तो दोनों हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, कोई भी नहीं जानता, तो कोई भी कौन है हमें नहीं पता। क्या आपको मैं बोल रही हूँ तो आपको पता चला कि वो कौन है? नहीं, और मुझे भी नहीं पता कि नोबडी कौन है। फ्यू, ठीक है, द सीक्रेट वॉज नोन बाय फ्यू, तो हमें पता है बच्चों फ्यू का मतलब क्या होता है, इतना कम के जीरो के बराबर, मीन्स कोई भी सीक्रेट के बारे में नहीं जानता। तो यहाँ पे फ्यू कौन है हमें नहीं पता कौन, ठीक है। नो द सीक्रेट वॉज अननोन बाय मैनी, मैनी में कौन शामिल है हमें नहीं पता, ठीक है। कैलकुलस इज टू हार्ड फॉर सम, कुछ के लिए कैलकुलस बहुत मुश्किल है तो हमें नहीं पता कुछ में कौन है। उसी तरह श्योरली यू रिकॉग्नाइज समबडी, ठीक है, बहुत जल्द आप किसी को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अब किसी कौन है हमें नहीं पता। इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, क्या कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, तो हमें नहीं पता कि एनीथिंग से क्या मुराद है, कौन सी चीज की बात हो रही है। तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। सो बच्चों, ये जो मेन पार्ट था इसका ही हमने अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। अल्लाह ताला करे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी बाकी चैप्टर्स पर भी काम करूं कि बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। एंड आपको पता है बहुत सारे बच्चे केपीके से टेस्ट देने वाले हैं, लेकिन हमारे पास तो इस पे व्यूज़ 150 200 आते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। तो मेरा काम है इसको एक्सप्लेन करना, मेहनत करना, आप लोग के लिए रेडी करना, आगे पहुंचाने का काम, बच्चों को आगाह करना कि यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन हो चुकी है, आप इसे देखें, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। तो ये आप सब पर सदका जारी है, आप इसको कितना फैलाते हैं, सवाब आपको ही मिलेगा। ठीक हो गया? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। इसके नोट्स मैं वेबसाइट पर डाल दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।